मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान अपने इरादों को पल दे। नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्लास आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। इससे पहले हमने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 10 क्लासेस आपको उपलब्ध करा चुके हैं, वो भी पूर्णतः निःशुल्क है। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो हम आपको प्रश्नों का संग्रह भी उपलब्ध कराने वाले हैं। आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे 2 उद्देश्य, सीधी बात, नो बकवास और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में कृषि के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का हम अवलोकन करेंगे और जिस तरह से पुराने वीडियोस में हमने ये समझने की कोशिश करी है कि किस तरह की टॉपिक को कितना पढ़ना है और कितनी गहराई के साथ पढ़ना है। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे। उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगले बिंदु में जब हम बढ़ते हैं तो भारत में कृषि का सामान्य परिचय, भारत में कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको उपलब्ध कराएंगे। कृषि के प्रकारों के बारे में बताएंगे। कृषि के प्रकारों में क्या होता है कि वो परिभाषा लिख देते हैं और नीचे पूछते हैं कि ये कौन सी कृषि की परिभाषा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चनों को तैयार करना है। फसलों के वर्गीकरण के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद फसलों में होने वाले रोग, इनसे भी हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। आप 2 स्टार बना लीजिए इसमें, ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद 2020-21 में बड़े फसल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, कौन सी फसल कौन से राज्य में होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके बाद कुल फसल उत्पादन में कौन से अग्रणी राज्य है, इससे संबंधित जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियों से भी क्वेश्चन आता है, आप यहाँ भी 2 स्टार बना लीजिए। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कृषि विज्ञान की कुछ शाखाएं कौन कौन सी हैं, ये भी हम उपलब्ध कराएंगे आपको। मैं आपको पहले वीडियोस में भी बोला हूं और अब भी इस वीडियो में बोल रहा हूं कि इससे संबंधित आप पीडीएफ यदि प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सी चुनिंदा चीजें आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। इसके हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल साधकता अचीवर की लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमारे चैनल में जाइए और पूर्णतः निःशुल्क इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करिए। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो चलते चलते तथ्य संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। चलते चलते तथ्य संग्रह के बारे में आपको पता है कि हम इसमें वो चीजें संग्रहित करते हैं जो कि पुराने प्रश्न पत्रों से या तो संबंधित होती हैं या इन टॉपिकों में इन ऊपर के बिंदुओं पर यदि हमने वो चीज कवर अप नहीं कर पाई है तो इसके अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का अवलोकन करते हैं। पटवारी में 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार ने वर्ष में पहली बार कृषि नीति की घोषणा की थी। अब इस प्रश्न को हम इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कहीं किसान की पंचायत होती है या कृषि से संबंधित कोई नीति आती है तो आपको वो चीज याद रखना है। और देखिए वर्ष तो आपको याद ही रखना है, जैसे ए है 1989, बी है 1991, सी है 2015 और डी है 2000। इसका सही आंसर है वर्ष 2000। अब हम आगे बढ़ते हैं तो रबी में भारत में रबी की फसल का मौसम, मतलब रबी से संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी होना चाहिए। यह भी पटवारी में 2017 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो जुलाई से अक्टूबर से मार्च, सी ऑप्शन है मई से अगस्त और डी ऑप्शन है नवंबर से अप्रैल। इसका सही ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च। अगले क्वेश्चन में जब हम नजर डालते हैं तो हमारे सामने आता है कि वर्ष 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये क्वेश्चन हमने इसलिए दिया है ताकि आप समझें कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको यहाँ पर अपडेट होना होगा और अब कौन से राज्य में मूंगफली सबसे अधिक हो रहा है, चावल कौन से राज्य में सबसे अधिक हो रहा है। लगभग सेम होते हैं लेकिन कभी कभी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। तो एग्जाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपको ये चीजें अपडेट करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है उत्तरांचल, सी है गुजरात और डी है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है गुजरात। जब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो भारत में चाय अधिनियम में अधिनियमित किया गया था वर्ष 2017 में। पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 1942 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1953 में, वर्ष 1956 में। इसका सही आंसर है वर्ष 1953। हम यहाँ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि से संबंधित जो अधिनियम है कम से कम उनका वर्ष तो आपको याद ही रखना है ताकि आप पटवारी में सिलेक्शन प्राप्त कर सके, अच्छे नंबर ला सके। भारत में प्रथम कृषि गणना
भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? ये भी वर्ष 2017 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है 1956, बी ऑप्शन है 1968, सी ऑप्शन है 1970 और डी ऑप्शन है 1976। इसका सही आंसर है 1970। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। वर्ष 2017 में पटवारी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन है वर्ष 1937, वर्ष 1956, वर्ष 1963 और वर्ष 1971। इसका सही आंसर है 1963। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, ये भी 2017 में पटवारी में पूछा गया है कि भारतीय खाद्य निगम स्थापित किया गया था वर्ष 1959 में, वर्ष 1963 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1968 में। इसका सही आंसर है वर्ष 1965 में। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कृषि और कृषि क्षेत्र से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। भारतीय किसानों द्वारा निम्नलिखित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है? ऐसे शब्दों को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये भी वर्ष 2017 में पूछा गया है और इसके ऑप्शन है फसलों में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाना, उर्वरक जारी करने की गति को धीमा करना, यूरिया उत्पादन कंपनियों को बढ़ावा देना और पोषकों के सही उपयोग को सलाह देना। इसका सही आंसर है यूरिया उत्पादन कंपनियों को बढ़ावा देना, क्योंकि ये दोनों विपरीत है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी खेत में एक साथ दो या अधिक फसलों की खेती करने की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है? ये भी वर्ष 2017 में पूछा गया है पटवारी में। इसके ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई, मिश्रित फसल, साझा फसल और क्रमिक फसल। जब हम आपको फसलों की खेती के बारे में बताएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सही उत्तर है इसका मिश्रित फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है? यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि केवल फसलों पे ही ध्यान नहीं देना, बल्कि फल पर भी आपको ध्यान देना है और सब्जी पर भी आपको ध्यान देना है। कुछ भी पूछा जा सकता है। ये भी वर्ष 2017 में पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है अमरूद, बी ऑप्शन है केला, सी ऑप्शन है सेब और डी ऑप्शन है आम। इसका सही आंसर है आम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं। कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली, कभी कभी शब्दावली से भी क्वेश्चन आ जाता है। या तो परिभाषा वो क्वेश्चन में लिख देगा और नीचे पूछेगा ये किससे संबंधित है, या तो ऊपर शब्द दे देगा और नीचे परिभाषाएं आपको चुनना पड़ेगा। जैसे पहली है सस्य गहनता। सस्य गहनता क्या होती है कि एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या या किसी भूमि पर एक वर्ष में जितनी बार फसलें उगाई जाती हैं वह उस भूमि का सस्य ग्रहणता कहलाता है। यहाँ पर कृषि यंत्र लिखा गया है, माफ करिएगा। कृषि जोत, कृषि जोत कौन कौन सी है? तो सीमांत जोत कौन सी कहलाती है? 1 हेक्टेयर से जो कम होती है वो सीमांत जोत कहलाती है। छोटी जोत कौन कहलाती है? 1 से 4 हेक्टेयर तक की जमीन जो होती है उसे छोटी जोत के अंतर्गत रखा जाता है। मध्यम जोत जो होती है वो 4 से 10 हेक्टेयर के अंतर्गत रखा जाता है और जो बड़ी जोत होती है वो 10 हेक्टेयर से अधिक रखा जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत में कृषि से संबंधित हम कुछ सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था? 50% था। वही 2015-16 में गिरकर 15.4% हो गया। ये क्या है कि विकासशील देश जब विकसित देशों की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं तो ये उनकी पहचान होती है। जैसे अमेरिका जैसे देशों में आप देखेंगे तो वहां पर जीडीपी में कृषि का योगदान बहुत कम हो गया है। इसी तरह इसी क्रम में भारत में भी ये चीज देखने को मिल रही है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी श्रम शक्ति कार्यरत है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान कितना है? 17.5% है। भारत में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, फल और सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ऐसी बातें आपको हमेशा अपडेट करना हो। सॉरी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे देशों की तुलना में प्रति हेक्टेयर जमीन में उत्पादित होने वाली फसल की मात्रा कम होती है। मतलब जैसे अमेरिका जैसे देशों में है वहां पर प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक कृषि की जाती है। इसका कारण ये है, जबकि भारत में अभी इतनी कृषि में आधुनिकता नहीं आई है, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ अन्य बातें आते हैं। कृषि के प्रकार के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते थे। पहली बात है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या है? केवल इतना आपको पता होना चाहिए, जब किसान द्वारा केवल जीवन के निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है, मतलब जिनके पास कम जमीन होती है और वो चावल उगा लेते हैं, गेहूं उगा लेते हैं, तो उनका साल भर काम चल जाए, तो उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो मिश्रित कृषि क्या कहलाती है? जब किसान द्वारा फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन दोनों किया जाता है।
पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है। रेंचिंग कृषि क्या कहलाती है? इसमें फसलों का उत्पादन न करके भेड़ बकरी या अन्य पशुओं को प्राकृतिक वनस्पति पर चराया जाता है। और ये जो रेंचिंग कृषि है ये भारत के लद्दाख क्षेत्र में होती है। शुष्क कृषि क्या होती है? 25 सेंटीमीटर से कम उपलब्ध नमी की सहायता से नमी वाले क्षेत्र में ये कृषि करी जाती है और इस कृषि को बरानी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। शून्य बजट कृषि कौन कहलाती है? देसी बीज खाद्य उपकरण की सहायता से प्राकृतिक फसलों का उत्पादन किया जाता है जिसका उद्देश्य खर्च को शून्य करना होता है। ठीक है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। सुभाष पालेकर जी जो है वो कृषि को, शून्य बजट कृषि को अलग महत्व देती है। यहाँ ये बता देना चाहता हूं कि जैसे गोबर खाद का उपयोग करना, इस तरह जो घर में चीजें बनाई जाती हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने रोपड़ कृषि आती है। इसे वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार माना जाता है। इसके अंतर्गत काजू, रबर, केला, कपास की फसलों का उत्पादन किया जाता है। रिले कृषि क्या कहलाती है? इस प्रकार की कृषि में खड़ी फसल के नीचे अन्य फसल को बोया जाता है। उदाहरण के लिए कपास के साथ गेहूं को बोया जाता है तो ये रेली कृषि के अंतर्गत आता है। विस्तृत या व्यापक कृषि क्या कहलाती है? बड़े जोत वाले खेतों पर यांत्रिक और वैज्ञानिक विधियों से की जाने वाली कृषि को व्यापक कृषि की जाती कहा जाता है। ये अमेरिका जैसे देशों में बहुत तीव्रता से और बहुत अधिक क्षेत्र में होता है। इस प्रकार की कृषि में जो विस्तृत खेती होती है इसमें मशीनों का अधिक उपयोग होता है और श्रमिकों का कम उपयोग होता है। इसके कारण क्या होता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है क्योंकि श्रमिक कम उत्पादित होते हैं। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं तो गहन और सघन कृषि की ओर नजर डालते हैं तो जो छोटे जोत खेतों वाले में पूंजी और श्रमिकों की सहायता से कृषि करना जो होता है वो सघन कृषि कहलाता है। भारत जैसे देशों में सघन कृषि ही की जाती है। इस प्रकार की कृषि में मशीनों का उपयोग कम होता है, इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा भी कम होती है। इसका कारण यह होता है कि भारत जैसे देशों में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में ही देखी जाती है। उसमें अधिक लोग काम करते हैं। जब अधिक लोग काम करेंगे तो उसमें जो उत्पादन होगा वो प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा कम रहती है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ और इंफॉर्मेशन आती है। उसमें रेखीय कृषि के बारे में हम जान लेते हैं। मृदा अपरदन रोकने के लिए किसान के द्वारा ढालदार पठारी क्षेत्रों में पंक्ति या मेड़ बनाकर जो खेती की जाती है उसे रेखीय कृषि कहा जाता है। कंटूर खेती के नाम से यदि आपको पूछा जाए तो आपको कंफ्यूजन मन में नहीं पालना है। कंटूर खेती को ही रेखीय कृषि कहा जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ट्रैक कृषि, महानगर क्षेत्रों में साग सब्जियों का उत्पादन ट्रैक कृषि के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सड़कों का विकसित होना अति महत्वपूर्ण होता है। जैविक कृषि क्या कहलाती है? तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि हरित खाद, वर्मी कंपोस्ट, फसल चक्र आदि की सहायता से जैविक कृषि की जाती है। जैविक कृषि के बारे में अंत इंफॉर्मेशन के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात 3 स्टार बना लीजिए। अल्बर्ट हार्वर्ड, किसको? अल्बर्ट हार्वर्ड साहब को जैविक कृषि का जनक कहा जाता है। उसी क्रम में जब हम भारत आगे बढ़ते हैं तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए आपको याद रखना है। अंतिम कृषि का प्रकार है स्थानांतरण या झूम कृषि। क्या कहलाती है? वृक्षों को काटकर उनकी राख पर अस्थायी रूप से जो कृषि की जाती है उसे ही स्थानांतरण या झूम कृषि कहा जाता है। लेकिन झूम की कृषि जो होती है उसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में इसे झूम कृषि को पिंडा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिमाता के नाम से जाना जाता है, दहिया के नाम से जाना जाता है, बेबर के नाम से जाना जाता है। झूम पूर्वोत्तर राज्य में जाना जाता है, उड़ीसा में पोंडू के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से झूम कृषि को जाना जाता है। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। यदि हम कोई भी फ्रूटफुल बातें या फ्रूटफुल वीडियो यदि आपको डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने फसलों का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। फसलों के वर्गीकरण में रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आते हैं पहले जान लेते हैं। तो खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और अन्य फसलों में हमने रबी की फसल को बांटा है। खाद्यान्न के अंतर्गत गेहूं और जौ आता है। तिलहन के अंतर्गत सरसों, सूरजमुखी, अलसी आती है। दलहन के अंतर्गत चना, मसूर और मटर आता है। उसके अलावा जो अन्य फसलें होती हैं अदरक, अफीम, लहसुन, धनिया। अफीम को याद रखिएगा, रबी की फसल कहलाती है। ठीक है।
उसके बाद खरीफ के फसल के अंतर्गत हम देखते हैं तो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि आता है। तिलहन के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो कपास, तिल, मूंगफली आता है। दलहन के अंतर्गत उड़द, अरहर और मूंग आती है। अन्य फसलों के अंतर्गत जूट और तंबाकू। कभी कभी पूछ लिया जाता है जूट कौन से खरीफ की है कि रबी की है, तो आपको वहां पर खरीफ टिक करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने फसल, उसकी प्रकार देख लेते हैं। तो जो खरीफ की फसल है वो मानसूनी है, उसका प्रकार है। रबी का शीतकालीन है, जायद का ग्रीष्मकालीन है। बुआई जून जुलाई में खरीफ की होती है, अक्टूबर नवंबर में रबी की होती है, मार्च अप्रैल में जायद की होती है। इसके अलावा जब हम कटाई पर नजर डालते हैं तो खरीफ की सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है, रबी की फरवरी मार्च में होती है और जायद की मई जून में होती है। इसके उदाहरणों पे यदि हम नजर डालें तो खरीफ के उदाहरणों में मक्का, धान, कपास, सोयाबीन और तिल आता है। इसके अलावा रबी के अंतर्गत गेहूं, सरसों, चना आता है। जायद के अंतर्गत तरबूज और कद्दू जैसी फसलें आती हैं। मैं फिर एक बार आपको बताना चाह रहा हूं कि एक बार सुन के आपको ये चीजें याद नहीं होंगी। यदि आप इसकी पीडीएफ फ्री में हमारे चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन पर जिसकी लिंक दी हुई है इस वीडियो के, वहां जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करके उसे बार बार पढ़िए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो चीजों का। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो अन्य फसलों के प्रकार देख लेते हैं। रेशेदार फसलों के अंतर्गत कपास, जूट और पटसन आता है। जड़ वाली फसलों के अंतर्गत गाजर, ये मूली है, मूली, चुकंदर और शकरकंद आता है। यहाँ आपको याद रखना है जो चीज आप सलाद में यूज करते हैं, सैलेड में यूज करते हैं, वो जड़ वाली फसलें होती हैं। याद रखने का एक तरीका है, जैसे गाजर भी यूज करते हैं, मूली भी यूज करते हैं, चुकंदर भी यूज करते हैं। तना वाली फसलों में आलू आता है, अदरक आता है, लहसुन आता है, प्याज आता है, हल्दी आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में आप 3-3 स्टार बना लीजिए और याद रखने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं तो नकदी फसलों के अंतर्गत केला आता है, गन्ना आता है, तंबाकू आता है, मूंगफली आता है, चाय आता है और कॉफी आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ अन्य बातें आती हैं। फसलों का वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले हम चावल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। ये चावल का चित्र भी आपको प्रदान किया गया है, आप देख के थोड़ी देर खुश हो सकते हैं। वानस्पतिक नाम क्या है चावल का, तो ओराइजा सेटिवा है। ठीक है, उसके बाद इसमें चावल के लिए कौन सी जलवायु चाहिए, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। चावल के लिए जो औसत वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। अग्रणी उत्पादक राज्यों की जब बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश आगे है। और किस्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर 2 स्टार बना लीजिए। एक किस्म है चिनौर, आमन, गोल्ड राइस लिखा हुआ है, राइस है ये। विटामिन ए का स्रोत है, रंजीत संपन्न भी चावल का एक प्रमुख किस्म है। अब हम गेहूं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इसका जो कुल नाम है वो है ग्रामीनेसी। इसके अलावा जो इसका वनस्पति नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम है। इसके अलावा औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से चाहिए। जलवायु जो है समशीतोष्ण है। अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख किस्में हैं वो है सरवती, राज, सुजाता, कल्याण, मैक्रोनी आदि। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने सोयाबीन आता है। सोयाबीन को बड़े ध्यान से पढ़िए। क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, इसके जब कुल नाम की बात करते हैं तो लुगुमिनेसी इसका कुल नाम है। वनस्पति नाम ग्लाइसिन मैक्स है। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख किस्में है अहिल्या है, अलंकार है, समृद्धि है, प्रतिकार है। इसमें भी 2 स्टार कर लीजिए, इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अग्रणी उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आता है। इसके बाद हम मक्का की बात करते हैं। जब मक्का की बात करते हैं तो इसका कुल नाम ग्रेमिनेसी है, वनस्पतिक नाम जियामे है और इसमें किस्में कौन कौन सी, तो पिंटल है, सरताज है, गंगा 11 है और डेक्कन है। अग्रणी उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में मक्का अच्छे तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं जब कॉफी की, ये देखिए आप कॉफी को भी केवल देख के मजे ले सकते हैं। ठीक है, इसकी जो किस्में है वो अरेबिका है, जिसे उच्च कोटि, कभी आपसे पूछा जाए कि उच्च कोटि की कौन सी किस्म है तो अरेबिका में टिक करना है। रोबेस्टा भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली कॉफी की किस्म कौन सी है तो आपको रोबेस्टा में टिक करना है। और लाइब्रेरिका भी कॉफी की एक अन्य चीज है। उसके बाद कॉफी की राजधानी कुर्ग को कहा जाता है जो कर्नाटका में स्थित है। कॉफी बंदरगाह न्यू मंगलोर है। न्यू मंगलोर कहां पर है ये आपको ढूंढना है गूगल से, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अग्रणी उत्पादक राज्य की बात करें तो कॉफी का
कर्नाटका अग्रणी उत्पादक राज्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कपास पर नजर डालते हैं। जब कपास पर डालते हैं तो इसके कुल मालवेशी है, इसमें किस्में कौन कौन सी हैं, तो महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी और श्यामली जो है कपास की प्रमुख। कपास को सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सिल्वर फाइबर किसका अन्य नाम है, तो आपको कपास टिक करना है। अग्रणी उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने मूंगफली आती है। मूंगफली टाइम पास करने का सबसे बड़ा जरिया है। जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो वहां पर मूंगफली आपका सबसे बड़ा दोस्त होती है। इसकी कुल की बात करें तो लेगिमिनेसी इसकी कुल है। वनस्पतिक नाम की बात करें तो एराकिस हाइपोजाए है। इसके अलावा जलवायु जो चाहिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। इसकी किस्में कौन कौन सी हैं, तो कौशल, चंद्रा, चित्र, विक्रम इसकी प्रमुख किस्में हैं। अग्रणी उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो गुजरात और राजस्थान इसके अंतर्गत आता है। अफीम, अफीम भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है, आगे हमको पता चलेगा। ये अफीम के देखिए पौधे लगे हुए हैं और बीज है, आप देख सकते हैं। वनस्पतिक नाम जो है पेपेवर सोमनीफेरम है, नाम याद रखना है आपको। अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अफीम के बारे में मैक्सिमम चीजें आपको पता होनी चाहिए। दलहन की बात करते हैं जब, तो दलहन इसका कुल जो है लेगुमिनेसी है। अग्रणी उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश दलहन के अंतर्गत है। फसलों में होने वाले रोगों पर एक नजर डाल लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। गेहूं का रोग कौन सा है, कुत्तू रोग है, या जिसे रस्ट कहा जाता है, टुंडू रोग भी है। ब्लैक आर्मी जो है वो कपास का रोग है। टिक्का रोग जो है वो मूंगफली का है। मूंगफली का टिक्का रोग याद रखने के लिए आप देख सकते हैं, जो मूंगफली की वो गुड़ की टिक्की बनती है ना, उससे आप टिक्का रोग को याद रख सकते हैं। धान जो है खैरा या अंगमारी जिसे ब्लाइट भी कहा जाता है, धान का रोग है। आलू विल्ट रोग है और वाट रोग है, ये आलू से संबंधित है। तंबाकू से मोजेक रोग संबंधित है। गन्ना जो है रेड रॉट से संबंधित है। जब आप गन्ना खाते हैं तो कभी कभी गन्ना खाते खाते लाल धारी आपको दिखाई देती है, वो रेड रॉट रोग कहलाता है। नींबू जो है वो डाइवेक के अंतर्गत आता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें आती हैं, देख लेते हैं। 2020-21 में बड़े फसल उत्पादक राज्य कौन है, ये मैंने 20-21 के हिसाब से आपको डाटा उपलब्ध कराया है। मैं आपको फिर से एक बार यह रिपीट करा देना चाहता हूं कि जब भी एग्जाम होने वाला हो तो उसके 10 या 15 दिन पहले आप इस तरह की लिस्टों को अपडेट कर लीजिए। गेहूं का उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रखता है, द्वितीय मध्य प्रदेश रखता है। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल रखता है, दूसरा उत्तर प्रदेश रखता है। मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक रखता है, दूसरा मध्य प्रदेश रखता है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश रखता है, महाराष्ट्र रखता है द्वितीय स्थान। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान रखता है, राजस्थान द्वितीय स्थान रखता है। सोयाबीन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान रखता है और मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान रखता है। कपास जो है वो प्रथम स्थान महाराष्ट्र रखता है कपास उत्पादन में, गुजरात द्वितीय स्थान रखता है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है और मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान रखता है। मैं आपको फिर बोलता हूं, ये लिस्ट बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, इसलिए एग्जाम के 15 दिन पहले आप इसे अपडेट कर लें। और इस तरह इस क्लास की यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर वहां से इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो कुल फसल उत्पादन के बारे में जान लेते हैं। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन प्रथम उत्तर प्रदेश है, द्वितीय मध्य प्रदेश में है। कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है, दूसरा राजस्थान है। और कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है और महाराष्ट्र द्वितीय है। कुल अन्न उत्पादन देख लेते हैं। कुल फसल उत्पादन, फल उत्पादन, मैंने आपको क्या बोला कि फसल के साथ फल और सब्जी, मसाला, ये छोटी छोटी चीजें भी आपको याद रखना है। तो कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान में है, महाराष्ट्र दूसरे में है। कुल सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान में उत्तर प्रदेश है। कुल मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है और राजस्थान द्वितीय स्थान पे है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियों के बारे में जान लेते हैं। जब हरित क्रांति का नाम आता है तो वो खाद्यान्न से संबंधित है और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। जब श्वेत क्रांति का नाम आता है तो दूध उत्पादन उससे संबंधित है, वर्गीस कुरियन जी उससे संबंधित है। जब लाल क्रांति आती है तो टमाटर और मांस दोनों के बारे में बात होती है और विशाल तिवारी जी से संबंधित व्यक्ति हैं। गुलाबी क्रांति की जब बात आती है तो प्याज और झींगा मछली से संबंधित होती है, दुर्गेश पटेल जी से संबंधित होते हैं। जब पीली क्रांति की बात आती है तो तिलहन उत्पादन होता है, सैम प्रेतोदा जी से संबंधित है।
नीली क्रांति के बारे में मछली उत्पादन आता है, अरुण कृष्णन जी इससे संबंधित है। सुनहरी क्रांति की जब बात आती है तो बागवानी या फसल उत्पादन से संबंधित कौन सी होती है? सुनहरी क्रांति। काली या कृष्ण क्रांति जो होती है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं तो अन्य कुछ क्रांतियां दी हुई हैं। गोल क्रांति, आलू गोल होती है तो आलू उत्पादन से संबंधित है। शहद मीठी होती है तो मीठी क्रांति शहद से संबंधित होती है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित होती है और अंडा उत्पादन या रजत क्रांति से संबंधित इंदिरा गांधी जी का नाम आता है। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी फ्रूटफुल वीडियो जब हम आपको डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कृषि विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। जब सेरीकल्चर का नाम आता है तो ये रेशम कीट पालन से संबंधित होता है। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी से संबंधित। पिसीकल्चर मछली से संबंधित होता है। फ्लोरीकल्चर फूलों से संबंधित होता है। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित होता है। वर्मीकल्चर केचुआ से संबंधित होता है। ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित होता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित होता है। इसके अलावा कभी कभी पर्माकल्चर का भी नाम आने लगा है। यह एक प्रकार की सतत कृषि होती है जिसमें प्रकृति से छेड़छाड़ के बिना कृषि की जाती है। तो यदि आपको पर्माकल्चर के बारे में पूछा जाए तो आप ये टिक कर सकते हैं। उसके बाद हम अंतिम में चलते चलते तथ्य संग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में स्थापित किया गया है। विश्व का कॉफी कटोरा ब्राजील को कहा जाता है। विश्व का कॉफी बंदरगाह सेंटोस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, 3 स्टार इसमें आप बना सकते हैं। भारत का मसाला बंदरगाह कोच्चि को कहा जाता है, इसमें भी 3 स्टार बनाइए। कोच्चि कहाँ है, किस राज्य में है, आपको गूगल से सर्च करना है। चावल का शहर गोंदिया, गोंदिया को कहा जाता है। गोंदिया भी किस राज्य के अंतर्गत आता है, ये चीज भी आपको पता करनी है। ये आपका होमवर्क है, थोड़ी बहुत चीजें आपको करनी पड़ेंगी। बीज फार्म की स्थापना केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा मुरैना में की गई है। कभी आपसे पूछा जाए कि बीज फार्म की स्थापना कहाँ की गई है तो मुरैना में की गई है। ये भी 3 स्टार का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लहसुन उत्पादन में ये पूछा जाए कि कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान रखता है तो आपको मध्य प्रदेश टिक करना है। ये परिवर्तित होता रहता है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, एग्जाम देने के 15 दिन पहले आपको ये लिस्ट अपडेट करनी है। कुल मसाला उत्पादन यदि आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नई इंफॉर्मेशन हो, जो भी फ्रूटफुल वीडियो हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसको ज्वाइन करिए आप टेलीग्राम के चैनल साधक द अचीवर को और खुद लाभ उठाइए और दूसरों को भी यह लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।